स्क्रीन शेयर हो गई है, सबको नज़र आ रही है और आवाज़ आ रही है, क्लियर है? ओके देन हम भी स्टार्ट करते हैं। और पहले आप ये बताएं कि आपने डाटा सेट की प्रैक्टिस की थी, इसको क्लीन करके देखा था? ओके देन फिर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी होगी किस तरह हम डाटा को क्लीन कर रहे थे। तो अभी जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की तरफ जा रहे होते हैं जैसे जैसे, तो हमें फिर डाटा को मज़ीद उसमें चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं ताकि हमारा जो कह रहे मशीन लर्निंग का मॉडल होगा वो उसको बेहतर अंडरस्टैंड करे और उसके अकॉर्डिंगली बेहतर प्रेडिक्शंस देखे। लास्ट टाइम जब हमने डाटा क्लीन किया था और डाटा स्केल किया था, उसके बाद हमने विदाउट स्केलिंग भी चेक करके देखी थी मॉडल की प्रेडिक्शन। तो अराउंड 0.71 आ रही थी उसका आउटपुट का स्केल। और जब हमने बाद में विद स्केलिंग की थी तो उसका जो कहने के स्कोर था वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था और 0.74 तक गया था। तो इसी तरह आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं उसी डाटा सेट को लेके जो लास्ट टाइम हम यूज़ कर रहे थे, हमने क्लीन किया था उसको। आपको याद होगा लास्ट में हमने उसका नाम क्लीन डाटा के नाम से सेव किया था। उसी डाटा सेट को लेके आगे आज हम उसके फीचर इंजीनियरिंग कुछ करेंगे। अच्छा, फीचर इंजीनियरिंग में बेसिकली हो रहा ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसमें न्यू मीनिंगफुल फीचर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और क्या कहते हैं उसमें जो कहने के इसकी मिसाल ऐसी है कि जितना अच्छा हमारे पास डाटा इन होगा उतना अच्छा हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा। और अगर दूसरे रियल वर्ल्ड में को समझाएं या कोई मिसाल देकर समझाएं तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि हम कोई कुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम टमाटर प्याज और ये कह लें थूम वगैरह उसे अगर हम हिसाब पे डाल देना और फिर हंडी बनानी है तो वो आपको पता है उसका टेस्ट कैसा आएगा। और जितना हम टमाटर प्याज वगैरह को अच्छे से काट के छील के उसके बाद जब हंडी में डालेंगे, जितना मतलब उसमें मेहनत करेंगे उतना हमारी जो हंडी है वो बाद में खाना टेस्टी बनेगा। तो इस वजह से हमारे पास भी ज़रूरी होता है कि हम मॉडल की अगर हमने प्रेडिक्शन अच्छी लेनी है तो हम अपने जो डाटा है उसको अच्छे से क्लीन भी करें और उसके बाद उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करें या जो ऑलरेडी फीचर्स मौजूद है जैसे कैटेगोरिकल थे तो हमने उनको न्यूमेरिकल में ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे मॉडल्स होते हैं वो कैटेगोरिकल डाटा के साथ इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते, या कहने के बूलियन वैल्यू के साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो उनको भी हम न्यूमेरिकल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अभी जिस तरह हमारे पास जो डाटा सेट था इसमें CSV फाइल मैंने शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, अच्छा, अगर आपको याद है तो हमारा जो डाटा सेट है उसमें हमारे पास जैसे क्योंकि वो सारा जो है था हाउसिंग स्कीम पे था ना, कि किस तरह से वो हाउस के मतलब था सारा, उसकी प्राइस क्या थी और उसके बाद उसके फीचर्स उसने बताया थे, जिस तरह की उसकी जो सड़क है वो पेव्ड है या नहीं पेव्ड है, उसके बाद जिस तरह उसमें रूम्स कितने हैं, उसका एरिया कितना है। तो उसमें एक चीज़ और भी आई थी, जैसे हमारे पास ये था कि फुल बाथरूम कितने हैं, हाफ बाथरूम कितने हैं, उसके बाद बेसमेंट के हाफ बाथरूम कितने हैं और बेसमेंट में फुल बाथरूम कितने हैं। अच्छा, फुल बाथरूम और हाफ बाथरूम में क्या है ना, इसमें जो डिफरेंस होता है उसमें होता है कि कुछ में टब या शॉवर नहीं होते से, और कुछ में जिनमें टब और शॉवर भी साथ होता है उसको वो फुल बाथरूम में कंसीडर करता है। अब अगर हमारा मॉडल उसको हम ये चारों कॉलम्स दें तो ये उसके लिए या बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो सारे बाथरूम्स को अलग अलग गिने हो और फिर वो बताया कि इस पूरे घर में इतने बाथरूम है। या फिर हम क्या करें कि हम एक और नया फीचर एक नया कॉलम क्रिएट कर लें जिसको हम नाम दे दें टोटल बाथरूम्स का, और उसमें सारा जो डाटा वो सारा ऐड हो जाए। और उसके बाद जब हम अपने मॉडल को उसकी वैल्यू प्रोवाइड करें तो हमारे पास आखिर में क्या है, उस डाटा में टोटल बाथरूम्स का एक अलग से कॉलम हो जिसमें उसमें बताया हो कि आपके पास इस घर में इतने बाथरूम्स होंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी मिसाल आप ऐसे भी लेना कि जैसे अब आपके पास रियल वर्ल्ड में कोई जैसे क्लाइंट आया और वो उसने आपसे पूछा कि ये जो आपके पास हाउस है सामने इसका एरिया कितना है और इसमें अच्छा इसमें बाथरूम कितने हैं, तो अब आप वहाँ पे उसको लिख देंगे अच्छा बेसमेंट में इतने और इस तरह से हैं। पहले आप उसको बताएंगे कि अच्छा टोटल बाथरूम इतने यूजेबल है, देन आप उसको बताएं कि अच्छा फुल इतने और बेसमेंट में इतने हैं। तो इस तरह एक कहने के सेल्स
में हेल्पफुल हो जाएगा और मॉडल को समझने में भी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब हमने फीचर बनाया किस तरह से है, जो टोटल बाथरूम्स का था उसके लिए मैंने क्या किया, इन डाटा का जो हमारा डाटा फ्रेम था उसमें से हमने इन चारों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, और जो हाफ बाथरूम वाले थे उनको मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे वो बेसमेंट का हाफ बाथरूम था चाहे इसका था, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था कि चाहे वो इसकी हाफ वैल्यू ना कंसीडर करें बल्कि इसको एज अ फुल बाथरूम ट्रीट करें, तब वो टोटल बाथरूम को बाद में काउंट कर लेगा उस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास कहने के जो एक और तरह से हम फीचर उसमें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें फीचर्स जो क्रिएट किए मीनिंगफुल फीचर्स क्रिएट करने होते हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ी बहुत डोमेन नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम हमारे पास डाटा सेट कौन सा मौजूद है और उसमें हम किस तरह के फीचर्स लेके आ सकते हैं। इस तरह हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो रेशियो फीचर्स होते हैं। रेशियो फीचर से मुराद होता है कि हम उनको कोई से दो फीचर्स को आपस में डिवाइड करके एक नया फीचर क्रिएट कर रहे होते हैं। इसमें अभी जो ऊपर हमने फीचर क्रिएट किया था उसमें देखें हमने चार फीचर्स को ऐड करके उसके बाद उनकी वैल्यूज निकाली और उनको हमने देखा। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें हमने जो नया फीचर क्रिएट किया है बेसिकली ये बता रहा है ग्राउंड का लिविंग एरिया कितना है और टोटल रूम्स हमारे पास अबव द ग्राउंड कितने हैं। इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड किया है और इसने हमें लिविंग एरिया पर रूम बता दिए। यहाँ तक चीज़ों की समझ आ रही है? ओके। अच्छा, मैं रेशियोज़ का ये बता रहा था कि हमारे पास कहने के जो फीचर्स हैं उनको हम मुख्तलिफ़ तरीके से न्यू न्यू फीचर्स क्रिएट करते हैं। जिस तरह हम या तो फीचर्स को कॉलम्स को कुछ को ऐड करके उनकी वैल्यूज़ की एक नया फीचर क्रिएट कर लेते हैं, या सेम टाइम हम कुछ फीचर्स को आपस में कहने के डिवाइड करके एक नया फीचर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे डाटा सेट में 2 फीचर्स मौजूद थे। एक था ग्राउंड लिविंग एरिया और दूसरा था हमारे पास टोटल रूम्स अबव द ग्राउंड। यानी कि ग्राउंड लिविंग एरिया से यहाँ पे हमारे पास क्या मुराद है कि उसमें जो हाउस है उसका मतलब है कि टोटल एरिया कितना है, और टोटल रूम्स अबव द ग्राउंड से मुराद है कि उस घर में कितने रूम्स मौजूद हैं। अच्छा, अब हम इन दोनों को जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करके हमारे पास लिविंग एरिया पर रूम आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा लिविंग एरिया पर रूम फाइंड करने में? जब हम लिविंग एरिया पर रूम फाइंड करेंगे तो इससे हमें कहने के 2 हाउसेज़ हैं हमारे पास, एक का दोनों का मतलब एरिया सेम है, दोनों 2000 स्क्वायर फीट के लिविंग एरिया। अब जो हाउस ए है उसमें 4 रूम्स हैं और एक रूम का जो एरिया आ गया 500 स्क्वायर फीट आ गया। हाउस बी है उसके 8 रूम्स हैं तो उसका जो एरिया आएगा वो 250 स्क्वायर फीट आ जाएगा। अब जब हम इन दोनों हाउसेस का लिविंग पर रूम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली जब हम हाउस ए का उसको लिविंग रूम एरिया बताएँगे 500 स्क्वायर फीट का, तो मतलब है कि उनके कहने की जो कस्टमर होगा उसके समझ में जाएगा अच्छा, मतलब है कि इसकी सीट क्वालिटी है, कम्फर्ट होगा और मतलब है कि ये भरे-भरे कमरे हैं इस घर के ना, तो उसकी वजह से इसका मतलब है कि उसकी प्राइस भी क्या होगी या डेफिनेटली ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ जिसका लिविंग पर एरिया कम होगा 250 स्क्वायर फीट होगा, उसमें क्या होगा कि यानी कि रूम उसके छोटे-छोटे हैं और इस वजह से कम्फर्ट शायद कम हो, तो इस वजह से उसकी जो ऑटोमेटिकली जो प्राइस होएगी उस हाउस की वो क्या आएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो मॉडल होगा उसको भी अंडरस्टैंडिंग करने में आ जाएगा। वो सिर्फ़ ये चीज़ नहीं दिखेगा कि हमारे पास क्या कहते हैं टोटल एरिया कितना था और टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, बल्कि उसके पास अब एक और फीचर भी आ गया जिसको वो देख सकता है, वो है लिविंग रूम पर एरिया, कि एक रूम है कितने एरिया पे मौजूद है, और उसकी बेस पे भी वो प्रिडिक्ट करेगा कि इसकी प्राइस जो है हाउस की वो कितनी होनी चाहिए। देन उसके बाद हमने एक तो ये तरीका देखा फीचर्स का ऐड करके देखने का, और एक हमने देखा रेशियो फीचर्स का। अब एक ये भी होता है हमारे पास कि हमारे पास डेट और टाइम भी तो दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो हम कुछ न्यू फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं, या हम अपने मॉडल को बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आया वो किस तरह से हाउस की कहने के सेल्स कंप्लीट। यहाँ पे कह लें कि 2 न्यू, आई थिंक सो किसी का माइक ऑन है।
आई थिंक सो जुनैरा। अच्छा, माइक ऑन था आपका। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम मैं बता रहा था आपको कि हमारे पास इसी तरह जब हम डाटा सेट को देख रहे थे, तो हमारे पास उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ईयर सोल्ड क्या है, कि मकान बिका कब था और वो बना कब था लास्ट टाइम में। तो इस तरह से हम कह लें कि जो हाउस की एज है वो भी बता सकते हैं कि मकान पुराना कितना है, हाउस पुराना कितना है, यानी कि 10 साल ओल्ड घर है, या मतलब है कि 20 ईयर ओल्ड घर है, 40 ईयर ओल्ड घर है। तो इसी तरह उसके बाद हो सकता है कि बाद में हमने उसको रिमॉडलिंग भी की हो उसकी, या उसको कह रहे रेनोवेशन की हो, तो उसके लिए भी हमारे पास ये रिमॉडलिंग ऑलरेडी हमारे पास फीचर एक मौजूद था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को अब हमने माइनस करके तो उसकी एज निकालने की कोशिश की है। तो अब हमने फीचर कुछ नए क्रिएट किए थे अपने डाटा सेट में, उनको चेक करते हैं। एक हमने ये टोटल बाथरूम का फीचर क्रिएट किया, देखें ये हमारे डाटा सेट में ऐड हो गया। तो ये इधर आ गया। इसी तरह लिविंग रूम पर एरिया था, जो लिविंग एरिया पर रूम था, वो भी हमारे पास ऐड हो गया। इसी तरह जो हमने हाउस निकाली थी, एज हाउस, और उसके बाद ईयर सिंस रीमॉडलिंग की, रीमॉडलिंग भी इसकी हुई है या नहीं हुई। तो अब देखें जो हमारे पास ये 50 शो कर है कि 50 साल पुराना घर था, और 50 साल ही हो गए, इसकी रिमॉडलिंग भी नहीं हुई। इसी तरह 49 ये भी सेम है। अच्छा, ये जो है हमारे पास, ये देखें, इसमें हमारे पास 13 साल उसकी एज है पुरानी, लेकिन 12 साल पर उसकी रिमॉडलिंग हुई, यानी कि 12 साल पहले उसको क्या हुआ है कि हमने उसकी कुछ ना कुछ रेनोवेशन भी की है। तो इस तरह से अब जो क्लाइंट होगा उसको कहने का आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास घर बना कब था, और आया इसमें बाद में जो इसके ऑनर्स थे उन्होंने इसके ऊपर दोबारा कोई कहने के इन्वेस्टमेंट भी की है नहीं की, या घर इतना पुराना होगा और इसमें तो इतने मतलब मसले मसाइल होंगे, इसकी सेंट्री की कंडीशंस क्या होंगी, इसमें बिजली की कंडीशन क्या होंगी, वायरिंग कंडीशंस क्या होंगी, तो इन सारी चीज़ों का फिर उसको आइडिया हो जाएगा। तो इसी तरह सेम जो हमारा मॉडल होगा, जो मशीन लर्निंग का मॉडल होगा, वो भी जब इन सारे फीचर्स को देखेगा, उसकी बेस पे उसके लिए भी जब उसकी सेल कंडीशन को देख रहा होगा, सेल प्राइस को देख रहा होगा, तो वो उन चीज़ों में क्या कर रहा होगा, बेहतर कहने के आइडेंटिफाई करेगा, और उसके लिहाज से अकॉर्डिंगली बेहतर प्रेडिक्ट करेगा। यहाँ तक समझ आ रही है या किसी क्वेश्चन? यहाँ तक समझ आ रही है? ओके, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद अभी हमने जो बेसिकली किया वो हमने फीचर इनकोडिंग कहले किया है, या फीचर इंजीनियरिंग की, जिसमें हमने कुछ नए फीचर्स क्रिएट किए। अब हम फीचर इनकोडिंग की तरफ जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो कैटेगरिकल फीचर्स थे उनको हमने न्यूमेरिकल फीचर्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो वही क्लीन डाटा की इन्फो डी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने कैटेगरिकल कॉलम्स थे। उनमें से हमने कैटेगरिकल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट किए और उनके कॉलम्स के नाम प्रिंट आउट करें। तो ये हमारे पास सारे जो कॉलम्स थे, ये हमारे पास क्या कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हमने कैटेगरिकल कॉलम्स तो हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए हैं। तो अब कैटेगरिकल कॉलम्स को कह लें कि जो इनकोड करने के मेथोडोलॉजी हैं वो 2 से 3 हैं। जिसमें हमारे पास क्या है, लेबल इनकोडिंग आती है, या नॉमिनल इनकोडिंग भी कहते हैं, ऑर्डिनल इनकोडिंग भी कहते हैं। तो उसी तरह हमारे पास मोनो हॉट इनकोडिंग भी आती है, और देन उसके बाद लेबल इनकोडिंग में सिर्फ बाइनरी इनकोडिंग भी आती है, जिसमें मतलब बस 0 और 1 होगा। अब इन सब के नाम से ही आपको थोड़ा बहुत कहने के अंदाज़ा होगा कि हमने किस कॉलम पे कौन सी इनकोडिंग टेक्निक लगानी होती है, या किस जो फीचर है उस पे हमने कौन सी इनकोडिंग टेक्निक अप्लाई करनी होती है। वो हम किस तरह से चेक करते हैं। अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो रहा हो कैटेगरी में, जैसे हमारे पास कहने के इस तरह से हो कि कोई कंडीशन हैं, जैसे या बच्चे के हम मार्क्स ले लेते हैं ना स्टूडेंट्स के, कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास क्या है, गुड की कंडीशन में आएँगे, एक्सीलेंट की कंडीशन में आएँगे, या पुअर की कंडीशन में आएँगे। कि बच्चे के मार्क्स में एक ऑर्डर होगा ना, स्टूडेंट पूरी क्लास में, यानी कि 30 बच्चों की क्लास है, 30 बच्चों के मार्क्स में हमने कंडीशन लगा दी है, अगर आपके 70 प्लस है तो एक्सीलेंट मार्क्स हैं, और 50 प्लस है तो गुड, और 50 से कम है तो वो पुअर मार्क्स है। तो इस तरह अब हमारे पास ये ऑर्डर आ गए। तो जब हमारे पास हमारी कैटेगरी में ऑर्डर मौजूद हो, उस टाइम हम लेबल इनकोडिंग करते हैं।
लेबल इंकोडिंग इसलिए उस पे अप्लाई करते हैं कि वो उसको ऑर्डरली उसको वैल्यू असाइन कर देता है। और जब हमारे पास जो हमारे जो फीचर होगा या जो हमारा कैटेगरी कॉलम होगा, उसमें ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा कोई भी, उसमें जनरल बात हो रही है। जैसे अगर हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि जिस तरह हमारे जो डाटा सेट था, इसमें कह लें कि कुछ कॉलम थे, जैसे हमारे पास स्ट्रीट का कॉलम है, तो इसमें बात हो रही है या तो वो पेव्ड है या ब्रीव्ड है या इस तरह से ना, या नहीं बनी हुई सही से प्रॉपर नहीं है। तो अब इसमें मतलब है कि ऐसा कोई ऑर्डर तो वो फॉलो नहीं कर रहा ना, कि और ना हमें मतलब एक की अहमियत जानना ज़रूरी है और दूसरे की। तो ऐसी सूरत में हम कह लें कि वन हॉट इनकोडिंग टेक्निक ऐसे कॉलम पे अप्लाई करते हैं। और जब हमारे पास सिर्फ यस नो वाले कॉलम्स होते हैं, जैसे हमारे पास सेंट्रल एयर या किसी घर में सेंट्रल एयर है या नहीं है, तो उसका आंसर यस और नो की सूरत में है। तो इसका मतलब है इसमें जो यूनिक है तो वो यस और नो है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे में लेबल इनकोडिंग की बाइनरी टेक्निक अप्लाई करते हैं ऐसे फीचर्स में। यानी कि मेनली हमारे पास 3 तरह के कह लें कि 3 मेथोडोलॉजी हैं, जिसमें हमने क्या करना होता है, कैटेगरिकल कॉलम्स को न्यूमेरिकल कॉलम्स में ट्रांसफ़ॉर्म करना होता है। और उनको ट्रांसफ़ॉर्म करने से पहले हम चेक करते हैं कि आया हमारे पास जो कैटेगरिकल कॉलम है वो किस टाइप का है। तो उसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि हमने क्या किया, जो हमारे पास ये कॉलम्स थे, इन सब पे कह लें कि हमने इन सब की डॉट यूनिक वैल्यूज़ का जो फ़ंक्शन है वो कॉल किया, और उससे हमने देखा उसकी वैल्यू ना कि ये गुड या एक्सीलेंट या फिर इस तरह से। और इसी तरह हमने बेसमेंट की क्वालिटी देखी है, वो भी गुड, एक्सीलेंट, फेयर या पुअर इस तरह से आ रही है। तो इसका मतलब है कि इन ये जो 2 हमारे पास फीचर्स हैं, इनमें हमारे पास एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब है जो इस तरह इस टाइप के कॉलम्स होंगे जिनमें ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा, उसमें हमने लेबल इनकोडिंग ऐड करनी है, क्योंकि वो ऑर्डिनल इनकोडिंग होगी। तो वो आप अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, हमने अपना जो क्लीन डाटा था उसकी कॉपी बनाई अपने डीएफ में। उसके बाद हमने क्या किया, लेबल कोडिंग की मैपिंग की। उसके हमने कहा कि जो हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ थी पीओ, उसको हमने 1 कर दिया, एफए को 2 कर दिया, टीए को 3 कर दिया, जीटी को 4 कर दिया, और ईएक्स को हमने 5 कर दिया। और बाकी जितने भी हमारे ऑर्डिनल्स थे, ऑर्डिनल से मुराद हुआ वो सारे कॉलम मैंने इधर लिए हैं, जिनमें हमारे पास क्या थी, कोई ना कोई ऑर्डर फॉलो हो रहा था। जिनमें ऑर्डर फॉलो हो रहा था उनको मैंने ऑर्डिनल्स में सेव कर दिया। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाई। फॉर लूप में मैंने कहा कि उसमें कॉलम में जाके ऑर्डिनल्स में जाना है। ऑर्डिनल्स की कॉलम में आपने क्या करना है कि उसमें आपने मैपिंग कर दें क्वालिटी मैप, यानी क्वालिटी मैप जो वेरिएबल था उसमें आप उसको सीधे-सीधे वो इस कॉलम में जाएगा। अपने डाटा फ्रेम के जैसे लेट्स से वो एक्स्ट्रा क्वालिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करता है, उसमें जो उसको जिधर-जिधर पीओ की वैल्यू मिलेगी उधर वो 1 लिखता जाएगा, जिधर उसको एफ की वैल्यू मिलेगी उधर वो 2 लिखता जाएगा, जिधर 3 टीए की वैल्यू मिलेगी उधर वो 3 लिखता जाएगा। लेबल इनकोडिंग ऑर्डिनल की समझ आ रही है? और इसकी अगर समझ आ रही है तो साथ-साथ ये क्लियर हुआ कि कब हमने ऑर्डिनल इनकोडिंग लगानी है, किस डाटा टाइप पे या किस फीचर पे, और किस पे हमने नॉमिनल लगानी है, और कब हमने बाइनरी इनकोडिंग लगानी है। ओके, मैं इनकोडिंग रिवाइज़ कर दूँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ना बेसिकली 3 टाइप्स की इनकोडिंग टेक्निक्स होती हैं जो हम लगाते हैं। एक हमारे पास होती है ऑर्डिनल इनकोडिंग, एक हमारे पास होती है बाइनरी स्केल इनकोडिंग या बाइनरी मैपिंग, और एक हमारे पास होती है नॉमिनल इनकोडिंग या वन हॉट इनकोडिंग भी हम इसको कहते हैं। अब ये तीनों टेक्निक्स होती हैं, ये तीनों हमने कैटेगरिकल फीचर्स पे अप्लाई करनी होती है। लेकिन हमने किस कैटेगरिकल फीचर पे कब कौन सी अप्लाई करनी होती है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हर कैटेगरिकल जो फीचर है उसको हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, या उसमें देखते हैं कि उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ मौजूद है, या वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे हमने इस अपने डाटा सेट के केस में, अपने डाटा फ्रेम के केस में एक्सटीरियर क्वालिटी को हमने चेक किया। जब हमने इसमें इसकी यूनिक वैल्यू को चेक किया, तो उसमें हम देखें एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि गुड है, एक्सीलेंट है, फिर इस तरह से। इसी तरह हमने बेसमेंट क्वालिटी चेक किया, उसमें भी एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो जिसमें अब ऑर्डर फॉलो हो रहा है उन 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 कॉलम में या उन कैटेगरिकल फीचर्स में हमने लेबल इनकोडिंग लगानी है, जो कि ऑर्डिनल इनकोडिंग होगी।
इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसे कॉलम्स हैं या ऐसे फीचर्स हैं जैसे सेंट्रल एयर का फीचर था, उसकी जब हमने यूनिक वैल्यूज़ को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि उसमें से सिर्फ दो वैल्यूज़ आ रही हैं, यस और नो। तो ये बाइनरी आपको पता है जीरो और वन पे काम करते हैं, तो उसमें भी हम लेबलिंग कोडिंग लगाते हैं, लेकिन बाइनरी लेबलिंग कोडिंग लगाते हैं, यानी कि जीरो और वन के केस में। ये ऐसे कहने उस फीचर्स में लगाते हैं जिनमें सिर्फ दो आंसर चल रहे हैं, यानी कि दो टाइप्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, यस और नो, या गुड और बैड इस तरह से, या स्पैम और नॉट स्पैम इस तरह से ईमेल के केस में। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी टाइप की, उसमें जैसे हमारे पास स्ट्रीट का कॉलम है, उसको अगर हम जब चेक करते हैं यूनिक वैल्यू, तो इसमें हमारे पास पेव और ग्रैब लिखा हुआ है। तो इसलिए मुराद ये है कि हमारे पास जो स्ट्रीट है उस घर की वो पेव्ड है, यानी कि मुकम्मल बनी हुई है अच्छे तरीके से, या दूसरे लफ्ज़ों में कहने के नहीं बनी हुई। तो उसमें अब कोई ऑर्डर तो नहीं है ना, ये कोई ऑर्डर तो नहीं बता रहा कि मतलब है कि कोई रूल्स नहीं है कि गुड फेयर बैड इस तरह से, ये मतलब है जस्ट जनरल इन्फो उसने दी हुई है कि पेव्ड है रोड या पेव्ड नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो नॉमिनल होते हैं, नॉन ऑर्डर होते हैं, उनको हम वन वर्ड एन्कोडिंग के टेक्निक के थ्रू अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट उसके बाद जो देखा कि हमने भी चीज़ें ये तो चेक कर ली कि हमें ये तो पता चल गया कि किस कॉलम पे या किस कैटेगरिकल फीचर पे हमने कौन सी कोडिंग अप्लाई करनी है। अब हमने अप्लाई कैसे किया कोडिंग के थ्रू, उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया क्वालिटी मैप का। उसमें हमने क्या किया, इन सब की जो हमारे पास यूनिक वैल्यूज थी, पी ओ की आ गई, टी ए की आ गई, पुअर टू डेक्सीडेंट वगैरह, इन सबको हमने कोई ना कोई वैल्यू नंबर दे दिया, यानी कि 1 2 3 4 और 5 यानी कि एक्सीडेंट को 4, गुड को इस तरह से। फिर हमने जब ऑर्डिनल्स, मैंने जो नाम रखा ऑर्डिनल्स, इसलिए नाम रखा कि ये सारे वो कॉलम्स मैंने लिए जिनमें कोई ना कोई ऑर्डर फॉलो हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया ऑर्डिनल्स। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि हम अपने जो वेरिएबल्स होते हैं उनका नाम कोशिश करते हैं कि कोई मीनिंगफुल नेम्स रखें, ताकि नेक्स्ट भी बाद में जब हम अपने कोड को देखते हैं कुछ मंथ्स बाद या कुछ वीक्स बाद भी या ईयर्स बाद भी, तो हमें याद हो कि अच्छा हमने ये जो नाम रखा था इस वजह से रखा था कि हमने इस ऑर्डिनल्स वाले में सारे वो कॉलम सेलेक्ट किए हैं जो जिनमें ऑर्डिनल यानी कि कोई ना कोई ऑर्डर मौजूद था। उसके बाद हमने इसमें फॉर लूप अप्लाई किया। जब हमने फॉर लूप अप्लाई किया तो हमने कहा कॉलम को कि तुम इस तरह से करो, ऑर्डिनेंस में जाओ, ऑर्डिनेंस का कॉलम सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके उसमें तुम देखो जितने चीज़ें तुम्हें पी ओ की वैल्यू मिलती है तो क्वालिटी मैप से पी ओ की वैल्यू अगर 1 है तो वो 1 उधर प्लेस कर दो, एफ ए की वैल्यू मिलती है तुम्हें तो तुम 2 उधर प्लेस कर दो। इस तरह से हमने लेबलिंग कोडिंग इस पर अप्लाई कर दी। इस तरह अगर जब बाइनरी मैपिंग की बात है तो हमने देखें इधर बाइनरी मैप लिख के आगे ज़ीरो और 1 के लिए दे दी, नो को हमने 0 कर दिया और येस को हमने 1 कर दिया। तो ये हमारे पास था कि 2 कॉलम थे, एक सेंट्रल लेयर था और एक पेव्ड ड्राइव थी। तो उसमें हमने उन दोनों को हमने बाइनरी मैप कर दिया। डॉट मैप का फंक्शन हमने कॉल किया, सिंपल इधर भी हमने डॉट मैप का फंक्शन कॉल किया। तो इसमें हमने क्वालिटी मैप वेरिएबल को आगे पास आउट किया था ताकि उसको पता लगे कि उसने ये वैल्यूज़ असाइन करनी है। इसमें हमने बाइनरी मैप की वेरिएबल को कॉल कर दिया ताकि उसको पता लगे कि इसने ये वैल्यू असाइन करनी है। देन इसके बाद हमने क्या किया कि हमने वन हॉट कोडिंग अप्लाई किया अपने नॉमिनल फीचर्स में। नॉमिनल फीचर्स में रहा था वो सारे फीचर्स जिनमें हमारे पास कहने कि कोई प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं था हो रहा, तो ये हमने उन सारे फीचर्स के नाम लिखे और नॉमिनल कॉलम्स को हमने कॉल किया। और उसके बाद हमने पी डी डॉट गेट डमीज का फंक्शन होता है वन हॉट कोडिंग के लिए कहने, तो उसने उन पे वो वन हॉट कोडिंग अप्लाई कर दी। अच्छा, वन हॉट कोडिंग अप्लाई कैसे होती है? अच्छा, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? फिर मैं वन हॉट कोडिंग को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। अच्छा, अब हम वन हॉट कोडिंग को मैं बताने लगा था कि हमारे पास वन हॉट कोडिंग के केस में क्या हो रहा होता है भला, कि लेट से हमारे पास ना जैसा स्ट्रीट का जो हमारे पास पेव और ग्रेव था, तो अब इसमें वन हॉट कोडिंग क्या कर रहा होता है, वो इस तरह से कर रहा होता है कि आपके पास कि एक कैटेगरी को लेता है, उसकी दो सब कहने जिस तरह स्ट्रीट के केस में हमारे पास दो कैटेगरीज चल रही है ना, तो वो इस क्या करेगा, दो न्यू कॉलम जनरेट कर देगा। जब वो दो न्यू कॉलम्स जनरेट करेगा तो उसमें क्या करेगा, जब जिसमें पेव्ड लिखा होगा उसमें वो ज़ीरो कर देगा और उसमें वो 1 कर देगा, बाकी सारे वैल्यू ज़ीरो करेगा उस कॉलम में। इस तरह जब वो दूसरे कॉलम को करेगा तो उसमें भी उसकी वैल्यू 1 करेगा और उसको ज़ीरो कर देगा। इसको मैं थोड़ा ईज़ी लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करता हूँ।
यानी कि उसको ना कहने कि अपनी जो यूनिक वैल्यूज़ मिलती है ना, उनके उसने उतने कॉलम्स न्यू उसके ना क्रिएट करने होते हैं। जैसे ये हमारे पास स्ट्रीट पेव था ना, तो अच्छा अभी इसने ना बूलियन इसमें इसको किया है फॉल्स और ट्रू फॉल्स के केस में ना, वैसे मोस्टली जिधर वो ट्रू होता है उधर वो 1 लिखता है और फॉल्स में ना 0 लिखता है। खैर इसको हम बाद में टाइप करके चेंज कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं कैसे। अच्छा हम बता रहे थे जैसे हमारे पास ना लेट्स से यहाँ पे हमारे पास था ना एमएस था। अच्छा जैसे अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो है एमएस जूनिंग है कॉलम, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा अभी, इसमें कितनी बड़ी थी, आर एल थी, आर एच थी, एफ वी थी, आर एम थी, सी एल और आई आल और ए जी आर। अब इसने क्या किया है हमारे पास बेसिकली इन सब वन हॉट कोडिंग ने, इसने देखें एम एस जूनिंग के अलग-अलग कॉलम्स क्रिएट कर दिए हैं सारे। ये देखें एफ वी के नाम से इसने एक क्रिएट कर दिया, इधर ये देखें एफ वी का है था ना। तो जितनी मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि वन हॉट कोडिंग क्या कर रही होती है, वो हमारे पास जितने हमारे पास यूनिक कह लें कि इसमें वैल्यूज़ होंगी उस कैटेगरी कॉलम में उतने न्यू कॉलम्स जनरेट करेगी। और अब वो कह रही क्या होती है कि हमारे पास जैसे ये एम एस लिखा हुआ है आर एच वाली, ये हमारे पास इधर आर एच की भी यूनिक वैल्यू आई थी। तो अब देखें जब हमारे पास आर एच की वैल्यू इधर ट्रू हुई है तो आपको नज़र आ रहेगा कि बाकी सारे जो एम एस होंगे उनमें वो फॉल्स होगी, सिर्फ इस एक में क्या होगी वो ट्रू होगी। अब बेसिकली वन हॉट एन्कोडिंग क्या करती है, उसको जो जिस रो में जो सी वैल्यू मिलती है, यानी कि उसको आर एच की वैल्यू मिली तो आर एच की वैल्यू में उसने उस रो में उस वैल्यू को ट्रू कर दिया और बाकी सब फॉल्स कर दी। इस तरह जब उसको एम एन आर एल की वैल्यू मिलेगी तो वो उसको ट्रू कर देगी और बाकी सब को क्या कर देगी, फॉल्स कर देगी। इस तरह से हमारे पास उतने कहने के 5 न्यू कॉलम्स जनरेट हो जाएंगे और वो 5 न्यू कॉलम्स में खाली उस जगह पे 1 मौजूद होगा जिस जगह पे उनकी अपनी वैल्यू मौजूद थी, बाकी सारी जगह वो 0 0 चलते रहेंगे। वन हॉट कोडिंग की समझ आ रही है या नहीं आ रही, कि किस तरह से उसने कॉलम न्यू क्रिएट किए हैं और फिर उसके बाद जिस तरह उसको उसकी वैल्यू मिलती है उसको वो 1 करता है और बाकी सब को वो 0 ही रहने देते हैं। ओके मैं कोई और मेथड ट्राई करता हूँ या हम कोई और कॉलम को चेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा हमारे पास ना इस तरह से है, इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि लेट मी थिंक। अच्छा इस तरह से है कि ये देखें हमारे पास ना, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास एम एस जूनिंग के नाम से क्या था, एक कॉलम एक फीचर मौजूद था। अब एम एस जो जूनिंग का फीचर था उसके अंदर आगे 1 2 3 फिर ये 4 5 6 और 7 कहने के आगे उसके अंदर यूनिक वैल्यूज मौजूद थी। तो अब हमारे पास वन हॉट कोडिंग क्या करती है, वो एम एस के जूनिंग के उसके पास 7 वैल्यूज यूनिक मौजूद थी, वो उसके 6 न्यू कॉलम्स जनरेट करेगा और जो एक उसका अपना ओरिजिनल कॉलम है था, एक कॉलम को वो उधर ही ट्रीट करेगा। अब वो 7 न्यू कॉलम्स क्यों बना रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या थी, 7 यूनिक वैल्यूज मौजूद थी। अब पहले ज़ाहिर बात है हमारे पास एक कॉलम मौजूद था, यानी कि एक फीचर मौजूद था और उसी के अंदर ये 7 यूनिक वैल्यूज मौजूद थी। तो अब हमारे पास क्या कह रहा है वो, कि हमारे पास जब उसको फर्स्ट रो में था वो, तो फर्स्ट रो में उसके पास जो यूनिक वैल्यू थी वो आर एल की मौजूद थी। जो हमारे पास फर्स्ट रो थी उसमें किसकी वैल्यू मौजूद थी, आर एल की। तो जब उसके पास आर एल की वैल्यू मौजूद थी, उसने क्या किया कि आर एल वाले जो कॉलम था उसमें उसको उसने 1 कर दिया, यानी कि ट्रू कर दिया और बाकी सबको जो एम एस के थे उसको उसने फॉल्स रहने दिया। अब उसने ये फॉल्स क्यों रहने दिया है बेसिकली, कि हमारे पास उसने बताया कि यहाँ पे जो ये वाला घर था जब हाउस की एज 50 थी
और हमारे पास ये मॉडल उसको 50 हुए थे। इस रो में हमारे पास जो एमएस जूनिंग था उसमें वैल्यू क्या लिखी हुई थी, आर एल की वैल्यू लिखी हुई थी। इसका मतलब है कि इस रो में आर एल वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि ये प्रेजेंट था, और बाकी सारे इस रो में एब्सेंट है। जब वो सेकंड रो में जाता है जहाँ पे हमारे पास 49 हाउस की एज थी, तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो आर एच की वैल्यू को उसने कर दिए, ट्रू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास सिंगल कॉलम था तो उस टाइम हमारे पास एम एस जूमिंग की जो वैल्यू थी सेकंड रो में, वो हमारे पास आर एच वैल्यू लिखी हुई थी। तो इसका मतलब है आर एच वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो उसने किया कि हमारे पास जो न्यू उसने कॉलम बनाया आर एच के नाम से, उसने उसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, यानी कि उसकी वैल्यू 1 कर दी है। और बाकी सबको उसने देखे तो उस रो में आप फॉल्स कर दिया, यानी कि वन हार्ड इनकोडिंग हमारे पास कर रहे थे। जितनी हमारे पास एक कॉलम के अंदर जितनी यूनिक वैल्यूज मौजूद होती हैं, उनमें से एक कम उतने न्यू कॉलम्स जनरेट कर देती है। उन न्यू कॉलम को जनरेट करने के बाद हाल ही उस कॉलम की वैल्यू को 1 करती है, ट्रू करती है, जो कि उस रो में प्रेजेंट था। जो उस रो में प्रेजेंट नहीं था, उसके अलावा बाकी सबको वो फॉल्स कर देती है। इस तरह से हमारे पास कहने के बाइस्ड भी नहीं हुआ, या कोई और कहने के मॉडल को मतलब है कि ये भी नहीं होगा कि दो वैल्यूज एक ही जगह कैसे प्रेजेंट हो सकती हैं। वो चीज़ें भी उसकी सारी क्या होगी, खत्म होगी। अभी थोड़ा क्लियर हुआ है? ओके। अच्छा, देन उसके बाद ना, क्योंकि ये हमारे पास देखिए फॉल्स और ट्रू फॉल्स में था, तो हमने ये किया, ये बुलियन की वैल्यूज थी, तो बुलियन वैल्यू को मैंने इंट के में चेंज किया, जिसकी वजह से हमारे पास अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यूज थी ये 0 1 की फॉर्म में शिफ्ट हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, वन हॉट इनकोडिंग में एक चीज़ तो आपने पूछी नहीं है कि हमारे पास हम उस दिन जब कर रहे थे तो हम डाटा क्लीनिंग में हमने फीचर्स रिड्यूस किए थे, और आज हम वन हार्ट इनकोडिंग करके हमने तो इतने फीचर्स इंक्रीज नहीं कर दिए मॉडल के लिए। क्योंकि अब खुद देखें कि एक जो हमारे पास एम एस जूनिंग का था उसमें हम 6 यूनिक टाइप्स थे, तो यूनिक कहने के उसकी वैल्यूज़ थी, उतने हमने हमारे पास कॉलम जनरेट हो गए नहीं। अगर पहले लेट से हमारे पास डाटा 80 फीचर्स पे था, तो अभी वो 85 फीचर्स पे चला गया। इसी तरह हमने तो बेशुमार कॉलम थे जिन पे हमने क्या किया, इन सब कॉलम पे हमने वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई की है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर इन सब में दो दो भी हो जाए तो ऑलमोस्ट 15 प्लस या 30 प्लस न्यू फीचर्स क्रिएट हो गए हैं, या न्यू कहने के कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक होगा? यस, ऐसी है कि मॉडल्स को लर्न करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन लास्ट टाइम तो हम फीचर रिड्यूस भी तो कर रहे थे ना, इस बार हम फीचर्स इंक्रीज ही करे जा रहे हैं। तो क्या वन हॉट इनकोडिंग अप्रोप्रिएट है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी जी, जल्दी बताएं। ठीक है, हमें यूज़ करनी चाहिए, लेकिन क्या इसी कोई लिमिट वगैरह होगी कि हमारे पास मतलब है कि कितने अगर यूनिक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ हो तो हम इसको फिर वन हॉट कोडिंग अप्लाई नहीं करते? तो या फिर मशीन लर्निंग में फिर कुछ ऐसे मॉडल्स भी तो होंगे ना जो डायरेक्टली कैटेगरिकल डाटा को ही एक्सेप्ट कर लेते होंगे और उस पे कहने के काम करते होंगे। तो इसमें इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास जो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं ना, मोस्टली जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ होते हैं, उनमें अगर वो 20 से ज़्यादा हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ मौजूद हों, तो देन हम वन हॉट इनकोडिंग को अप्लाई नहीं करते हैं। यानी कि एक जो जैसे एमएस जूनिंग का एक हमारा फीचर था, एक कॉलम था, इसके अंदर अभी हमारे पास 7 यूनिक वैल्यूज़ थी। अगर ये मोर देन 20 यूनिक वैल्यूज़ होती तो फिर हम कहने के प्रैक्टिकली हमें ये अप्लाई नहीं करनी चाहिए वन हॉट इनकोडिंग इस पे। क्योंकि उसकी वजह से वो देख लें 19 फीचर सिर्फ एक एमएस जूनिंग के कॉलम की वजह से न्यू 19 फीचर जनरेट होंगे, और इस तरह का अगर हमारे पास लेट्स से 30 प्लस कैटेगरिकल कॉलम है उन सब पे हम वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं, तो ये कहने के 400 500 प्लस फीचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डाटा सेट। तो ये कहने के वन हॉट इनकोडिंग की कहने की लिमिट है, या इस तरह से।
अच्छा, दूसरा हमने जब 101 में कर दिया, उसके बाद वही मॉडल को देने से पहले हमने इसकी नल वैल्यू को दोबारा देख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है क्लीन डाटा सेट कर दिया था, लेकिन सम टाइम इनकोडिंग में कुछ ऐसे होता है कि कई जगह पे नैन वैल्यूज़ इनपुट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ना कोई मिसिंग वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अगर अभी हम इसमें देखें, ये देखें हमारे पास ये जो पेव ड्राइव लिखा हुआ है, इसके आगे 62 लिखा हुआ है, यानी कि इस हमारे एक उसमें 62 जो वैल्यूज़ हैं वो नल अभी भी मौजूद हैं, बाकी किसी कॉलम में हमारे पास नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू है। अच्छा, इसके अगर हम यूनिक वैल्यूज देखें तो 1 और 0 के साथ हमारे पास देखें अब नैन भी आ गया। तो इस नैन को हम कह लें कि ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे पास ये मिसिंग वैल्यूज़ है और मिसिंग वैल्यूज़ को हम हैंडल करते होते हैं। तो वही सिंपल इंप्यूटर को हमने इंपोर्ट किया, और अब क्योंकि हमारे पास कह लें कि इसमें 2 ही वैल्यूज़ चाहिए थी, तो हमने देखा था कि जब हम 2 वैल्यूज़ होती हैं तो हम उसमें ना मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू रखते हैं, यानी कि मोड के थ्रू उसको फिल आउट करते हैं। जैसा कैटेगरिकल के केस में हमने किया था, कैटेगरिकल जो वैल्यूज़ अगर मिसिंग होती थी, तो उसमें हम उसका मोड लेके उसके थ्रू कैटेगरी कॉलम्स को मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करते थे। तो जब हमारे पास बाइनरी भी होता है, तो बाइनरी में भी हम सेम उसे करते हैं कि हम ये करते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती हैं, तो उस टाइम आपको याद होगा हम मीन या मीडियन देखते थे, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ज़हन में रख के डिस्ट्रीब्यूशन को विजुलाइज़ करके उसके बाद हम उसको अप्लाई करते थे, और उसको देख के देन हम डिसाइड करते थे कि हमने मीन लगाना है या मीडियन के थ्रू इसमें वैल्यूज़ को फिल करना है। तो जो हमारे पास बाइनरी के केस में होते हैं मोस्टली वो हम मोड के थ्रू करते हैं, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रैटेजी हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट रखी, और हमने पे ऑफ ड्राइव को जो है डॉट फिट ट्रांसफॉर्म इंप्यूटर के थ्रू हमने इसको फिल आउट कर दिया। अब अगर हम इसकी वैल्यू को चेक करें तो हमारे पास अब कोई भी नल वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है। तो अब क्योंकि हमारा डाटा सेट क्लियर भी हो गया, हमने इसको क्लीन भी कर दिया था, और उसके बाद हम अब हमने इसकी कैटेगरीज़ को कैटेगरिकल डाटा को ट्रांसफॉर्म भी कर दिया, यानी कि हमने फीचर इंकोडिंग और फीचर इंजीनियरिंग दोनों आज सीखी हैं कि किस तरह से हम न्यू फीचर्स क्रिएट भी कर सकते हैं और मीनिंगफुल फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने में मदद देंगे। अब हम देखते हैं इस पे मॉडल को ट्रेन करके कि क्या आया हमारा इतना सारी मेहनत करने के बाद क्या हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी भी हुई है या नहीं हुई। क्योंकि लास्ट टाइम जो मुझे याद है 0.71 था और 0.74 था जब हमने स्केलिंग वगैरह की थी उसके बाद। तो वही उसी तरह हमने एक्स फीचर्स और वाई फीचर्स में हम डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि हमारी जो सेल प्राइस है ये तो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है। टारगेट वेरिएबल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो वेरिएबल होता है जो कि डिपेंड कर होता है बाकी सब चीज़ों पे, और एक्स पे वो सारे हम वैल्यू रखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ऑर्डर और पीआईडी ये हमारे क्योंकि कहने के ऐसे इतनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे, इसलिए हमने इनको ड्रॉप कर दिया, और सेल प्राइस भी इसलिए ड्रॉप किया एक्स में से कि वो हमारा टारगेट वेरिएबल है उसको वाई में हमने सेट कर दिया। उसके बाद वही ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट का हमने फंक्शन इंपोर्ट किया, और ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम ना 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के इस स्प्लिट के फंक्शन के थ्रू। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एक्स और वाई के जो हमने फीचर्स को डिवाइड किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और टारगेट वेरिएबल्स में, उसको हम लेके उसमें टेस्ट साइज़ हम 0.2 0.3 ये आपने सिर्फ रख के चेक करने के रिजल्ट्स में क्या फ़र्क पड़ता है, और रैंडम स्टेट हमने इसमें 42 रखी है कि वो रैंडमली कहने के डाटा को उठाएगा और इतने 20-20% डाटा को सेपरेट कर देगा। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट किया, और जैसा लास्ट टाइम हमने डाटा की स्केलिंग की थी, इस तरह हमने एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट पे हमने स्केलर को फिट किया, ट्रांसफॉर्म किया, और हमारे पास अब न्यू जो फीचर्स है वो एक्स ट्रेन स्केल और एक्स टेस्ट स्केल की फॉर्म में सेव हो गए। तो वही हमने के एन एन नेबर जो रिग्रेसर था उसी को हमने इंपोर्ट किया इस मॉडल को, और उस मॉडल में हमने इसको फिट किया और उस पर प्रिडिक्शंस किए हैं। तो इस दफ़ा अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रिडिक्शन है वो 0.78 आ रही है। तो क्या ये आया ये पहले वाले से बेहतर है या नहीं? 0.78। यस। तो देखें इसका मतलब है कि हमने जो इतनी ज़्यादा कहने के मेहनत की है, और सारा मतलब डाटा को जितना हमने क्लियर किया है, जितना हमने क्लीन किया है, जितना हमने मिसिंग वैल्यूज़ को अच्छे से हैंडल करेंगे, उसके बाद फिर जो हमारे पास कैटेगरिकल वैल्यूज़ हैं उनको हमने इंपोर्ट करना है, फिर न्यू मीनिंगफुल फीचर्स क्रिएट किए हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं पे थोड़ा-थोड़ा कहने की अपनी अहमियत दिखाती है, और अपनी इस वजह से जो हमारा डाटा होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और मॉडल इम्प्रूव हो जाता है, और मॉडल की एक्यूरेसी में भी
बेहतरी आती है और उसकी परफॉर्मेंस में भी ऑटोमेटिकली आपने सामने सामने ऑब्जर्व किया है किस तरह उसके 4 पॉइंट कहने के जंप कर दिया उसकी परफॉर्मेंस। इसी तरह हमारे पास एक और मॉडल है लीनियर रिग्रेशन का। हमने यही सेम सारा जो डाटा था हमने कहा कि हम डिफरेंट मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने इस मॉडल को ट्रेन किया तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो मॉडल है वो था 0.88 आया। यानी कि इसका मतलब है कि हमें मॉडल सिलेक्शन का भी पता होना चाहिए कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल है इसने तो बेटर परफॉर्म कर दिया हमारे डाटा सेट के ऊपर और हमारे डाटा सेट की जो वैल्यू वो 0.88 आई है। और जो हमारे पास KNN का जो मॉडल था उसने 0.78 वैल्यू तक एक्यूरेसी दी थी या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो बाकी अब ये जो डिफरेंस है यार इसको आपने भी थोड़ा बहुत स्टडी करना है कि क्या वजह है कि नेबर्स की और क्या वजह लीनियर रिग्रेशन की अच्छा परफॉर्म करने की। और बाकी साथ में हम नेक्स्ट क्लास में लीनियर रिग्रेशन को आई थिंक सो हमने इम्प्लीमेंट करना है और उसकी हम बिहाइंड द सीन सारा देखेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहा होता है और क्यों ये सम केसेस में अच्छा परफॉर्म कर जाता है और क्यों सम केसेस में ये बुरा परफॉर्म करता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और साथ उसी दिन इंशाल्लाह हम जो ये जो अभी तक आपने R2 स्कोर आप देख रहे हैं पिछले 2-3 क्लासेस में से बल्कि लास्ट क्लास में से और इस क्लास में भी आपने देखा है R2 स्कोर को हम क्यों मेजर कर रहे हैं, हम मीन एब्सोल्यूट एरर को क्यों नहीं कर रहे या मीन स्क्वेयर रूट एरर्स हैं या और भी तो एक्यूरेसी के मेजरमेंट्स होती हैं किसी मॉडल को चेक करने की या परखने की, तो हम वो क्यों नहीं देख रहे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जिसमें हम इन सारी चीज़ों को बताएंगे कि कौन कौन सी मेजरमेंट की टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन से स्कोर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं और अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ तक किसी क्वेश्चन है? अच्छा, डिफरेंस इन लीनियर रिग्रेशन कहने ये कहने के दो डिफरेंट मॉडल्स हैं, है मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं और दोनों अपने अपने अलग अलग तरीके से कहने के परफॉर्मेंस करते हैं। इनके बिहाइंड जो मैथ होती है ब्लैक बॉक्स जो AI है वो इन दोनों का कहने की अलग अलग है। दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशंस अलग होंगी, दोनों का काम करने का तरीकाकार अलग होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर रिग्रेशन को फुल स्टडी करेंगे और हम देखेंगे क्यों जिस तरह भी आपने देखा कि हमारे सिर्फ मॉडल सिलेक्शन चेंज करने से, मॉडल डिफरेंट चूज़ करने से हमारा जो डाटा था या कहने के मॉडल की जो एक्यूरेसी थी वो कितनी जंप कर गया है 0.88 तक। तो कब हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम हो, कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, किसी में डाटा हो तो उसमें हम कौन से मॉडल्स यूज़ करते हैं ये भी आस्ता आस्ता हमें पता चलता जाएगा। एनी क्वेश्चन या कुछ पूछना हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो? ओके, ये क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग पिछला लास्ट सारी क्लासेस की अपलोड कर दी थी मैम ने, वो ग्रुप में शेयर कर दिया था। इस क्लास की भी या आज ही अपलोड कर देंगे या कल तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। देन ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।